दोस्तों, इस रिपोर्ट में तकरीबन 10 से 12 खबरें आपके सामने रखूंगा और सारी खबरें अलग अलग टॉपिक की हैं। बहुत सारी खबरें आ गई, कुछ को डिटेल में बताऊंगा, कुछ को ब्रेकिंग न्यूज टाइप से आपके सामने रखूंगा। एक आध खबर ऊपर नीचे हो जाए तो माफ कर देना, कमेंट में आकर टोकना मत कि फराज भाई ये खबर आपने कम बताई। आप बस इतना कर लें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। पहली खबर हमास और इजराइल के बीच जो सीजफायर की डील चल रही थी उसको लेकर है और ये शायद आखिरी अपडेट मैं इस डील को लेकर दे रहा हूं, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले हमास ने इस डील को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। हमास अब इस डील पर किसी तरह की कोई चर्चा अपने नेताओं से नहीं करेगा। हमास ने अब असली वजह बताई है कि आखिर हमास राजी क्यों नहीं हुआ। हमास का कहना है कि पेरिस के अंदर जो डील हुई थी जिसमें कतर और मिस्र बीच में पड़े हुए थे, साथ ही साथ अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख, मोसाद के प्रमुख, ये सभी लोग पेरिस के अंदर एक मीटिंग कर रहे थे जिसमें सीज फायर को लेकर एक डील चल रही थी। हमास ने कहा है कि इस डील में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों पर चर्चा हुई कि इजराइल के बंधकों को कैसे छुड़ाया जाए, इसके अलावा किसी और चीज पर चर्चा नहीं हुई। हमास का कहना है कि ना तो इस बात पर चर्चा हुई कि परमानेंट वाला सीज फायर होना चाहिए, ना तो इस बात पर चर्चा हुई कि गाजा के अंदर मानवीय सहायता पहुंचनी चाहिए, और ना ही इस बात पर चर्चा हुई कि फिलिस्तीन के जो लोग इजराइल की जेलों में बंद हैं उन लोगों को इजराइल रिहा करे। हमास का कहना है हम इस डील को इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि इस डील में सिर्फ और सिर्फ जितने भी लोग शामिल थे, चाहे कतर हुआ, चाहे मिस्र हुआ, चाहे अमेरिका, चाहे इजराइल, उन सभी ने सिर्फ इजरायली बंधकों की बात की है, उनको रिहा करने की बात की है। बात बिल्कुल सही है। जब हमास की एक भी शर्त नहीं मानी जा रही है तो हमास सीज फायर के लिए राजी कैसे हो सकता है, जबकि कतर और मिस्र लगातार दबाव बना रहे हैं हमास के ऊपर कि इजराइल के साथ डील कर लो और बंधकों को छोड़ दो, लेकिन हमास की भी तो कोई माने। फिलहाल डील कैंसिल हो चुकी है। बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से अमेरिका का विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट में आ चुका है। जब से जंग शुरू हुई है ये लगातार हर हफ्ते मिडिल ईस्ट में आ जाता है। सऊदी अरब के अंदर ये उतर चुका है और एक बार फिर से यही कोशिश करेगा कि हमास और इजराइल के बीच किसी तरह की कोई डील हो जाए और इजराइल अपने बंधकों को छुड़ा ले। ये भागादौड़ी जो मची हुई है ना अमेरिका और इजराइल के नेताओं की, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि हमास के कब्जे में इजराइल के बंधक हैं, वरना ये लोग शांति से अमेरिका में बैठते और इधर इजराइल को छोड़ देते तबाही करने के लिए। जो बाइडेन का बयान आया है, इसने कहा है कि अगर मुझे जरूरत महसूस हुई तो मैं अपनी सेना को मिडिल ईस्ट के अंदर यह आदेश दे दूंगा कि वो ईरान के खिलाफ भी कोई जरूरी कदम उठाए। ईरान के खिलाफ भी मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की सेना एक्शन ले। फिलहाल इराक के अंदर ईरान समर्थित जो संगठन है, अमेरिका ने जो हमले किए थे उन हमलों में उन संगठनों को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की पूर्ति करने के लिए कई सारे ट्रक इराक के अंदर पहुंच चुके हैं, जिसमें हथियार, ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलें शामिल हैं। अमेरिकी सीनेट में एक विधेयक पेश किया गया जिसके मुताबिक इजराइल और यूक्रेन को मदद देने की बात कही गई है। यूक्रेन को $60 अरब और इजराइल को $14 अरब अमेरिका दे सकता है। उधर तुर्की ने भी ऐलान कर दिया है कि वो मिस्र को ड्रोन बेचना शुरू कर रहा है। बहुत सारे ड्रोन तुर्की के अंदर बनाए जाते हैं और तुर्की अब मिस्र को ड्रोन देगा, लेकिन मिस्र ड्रोन ले ही क्यों रहा है जब उसका कुछ करना नहीं है। मिस्र की सेना तो पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के ऊपर निर्भर है। ईरान ने एक बार फिर से गाजा के लोगों के लिए तीसरी मदद की खेप भेजी है, जिसमें बहुत सारा खाना, दवाइयां और जरूरत की सामान है। लेकिन क्या फायदा, ईरान या तमाम देश गाजा के लिए मदद तो भेज रहे हैं, लेकिन मदद मिस्र के बॉर्डर पर खड़ी रहती है। मिस्र वाले इजरायली सेना की इजाजत का इंतजार करते हैं कि इजराइल की सरकार और इजराइल की सेना इजाजत दे तो ट्रकों को अंदर भेजा जाए। अभी 2-3 दिन पहले ही आपको बता चुका हूं कि तकरीबन 600 से ज्यादा ट्रक इजिप्ट के रफा क्रॉसिंग पर खड़े हुए हैं, जिसमें खाना और दवाइयां हैं। बहुत दिन से खड़े हैं, खाना भी बेकार हो चुका है, दवाइयां भी बेकार हो चुकी हैं, तो ईरान ने ये जो खेप भेजी है ये भी वहीं पर खड़े खड़े बेकार हो जाएगी। पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बुरा आदमी कहा, लेकिन व्हाइट हाउस ने इस दावे को नकार दिया। व्हाइट हाउस ने कहा कि नहीं भैया, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन पॉलिटिको की रिपोर्ट कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं होती है। जो बाइडेन ने कहीं ना कहीं यह बात जरूर कही होगी कि नेतन्याहू बुरा आदमी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द तुर्की का दौरा करने वाले हैं। यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद तुर्की पहला ऐसा नाटो का देश है जिसके दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं। पिछले 2 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी नाटो देश के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति इसलिए नहीं गए क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है। तो रूस के राष्ट्रपति को डर था कि अगर मैं नाटो देशों में जाता हूं किसी यात्रा पर
तो हो सकता है कि अमेरिका के कहने पर मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन फिलहाल पुतिन तुर्की जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तुर्की को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया है कि आप राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हमारे हवाले करें या उसको पकड़वाने में हमारी मदद करें, इसलिए वो तुर्की दौरे पर जा रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सिर्फ 7 दिन के अंदर अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था, यह आरोप लगाते हुए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अंदर नरसंहार किया है। यूक्रेन के अंदर तकरीबन 500 से 600 बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। और यहां फिलिस्तीन के अंदर तकरीबन 15,000 बच्चे मर चुके हैं, लेकिन सब संस्थाएं सोई हुई हैं। पाकिस्तान की भी एक खबर आपको बता देता हूं। पाकिस्तान के अंदर इसी महीने चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले लगातार एक के बाद एक हमले हुए जा रहे हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में आज एक पुलिस स्टेशन पर खतरनाक हमला हुआ है और उस हमले में 10 पुलिस वालों की मौत हो गई है। इस हमले को उग्रवादी हमला बताया जा रहा है। यार, देश कोई भी हो, लेकिन चुनाव से पहले ऐसे हादसे हर देश में ही होते हैं। आयरलैंड के राष्ट्रपति ने इजराइल की आलोचना करते हुए कहा कि आपको तुरंत गाजा के अंदर सीज फायर करना चाहिए, वरना आप दुनिया के सामने सम्मान पाने लायक नहीं बचेंगे। आयरलैंड के राष्ट्रपति ने तुरंत UNRWA की फंडिंग को रिलीज करने की भी अपील की। इजराइल को आयरलैंड के राष्ट्रपति की यह बात इतनी बुरी लग गई कि उसने अपनी उड़ानें ही आयरलैंड से रोक लीं। कोई भी फ्लाइट अब आयरलैंड के लिए इजराइल से नहीं जाएगी। तालिबान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर हमारी सरकार आई है, तब से तालिबान के अंदर भ्रष्टाचार शून्य हो गया है। तालिबान के अंदर किसी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार हमारी सरकार आने के बाद नहीं हुआ है। खबर आ रही है कि जॉर्डन और डच वायुसेना ने गाजा के अंदर 2 बड़े बड़े हेलीकॉप्टर के जरिए बॉक्स गिराए हैं और उन बॉक्सों में दवाइयां हैं और कुछ खाना है। दोस्तों, इजराइल के एलियट का नाम तो आपने सुना ही होगा। अक्सर मैं अपनी वीडियो में कहता रहता हूं एलियट बंदरगाह पर हमला हुआ। जब से एलियट बंदरगाह पर इस्लामिक रेसिस्टेंस ने, हिजबुल्लाह ने और हुतीज ने हमले करना शुरू किए हैं, तब से वहां पर कोई जा ही नहीं रहा है। यह एक ऐसा इलाका है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कोई भी टूरिस्ट इजराइल के अंदर आता है तो यहां पर जरूर जाता है, लेकिन टूरिज्म बंद हो चुका है। अब इजराइल ने ऑफर निकाले हैं कि आइए हमारी एलियट पर घूमने आइए, हम आपको कैशबैक देंगे। हम आपको भर भर के कैशबैक देंगे। अगर आप होटल बुक करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, यहां पर एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें भर भर के आपको कैशबैक मिलेगा। आपकी बहुत ज्यादा बचत होगी। आप हमारे देश में आइए और यहां पर आकर घूमिए। लेकिन टूरिस्ट कोई आ ही नहीं रहा है। टूरिस्ट तो दूर की बात है, इस वक्त इजराइल के जो लोग अपने देश के अंदर मौजूद हैं, वही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम दूसरे देशों में चले जाएं, जान तो बच जाए। लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं, कल रिकॉर्ड 30,000 लोग इजराइल छोड़कर गए हैं। 170 फ्लाइटें उड़ी हैं कल तेल अवीव के एयरपोर्ट से। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।